नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड की सियासत में पेशा को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है और पेशा के कई फॉर्मेट पर चर्चा की जा रही है। उसी में से एक फॉर्मेट है पी पेशा। अब ये पी पेशा क्या है और पी पेशा की ही आवश्यकता झारखंड को क्यों है? तो हमारे साथ हैं विक्टर कुमार मल्टो जी। पिछले करीबन डेढ़ दो दशकों से पी पेशा को लेकर आंदोलन चला रहे हैं और इनका मानना है कि पी पेशा ही पेशा कानून का सही फॉर्मेट है। तो हम विक्टर कुमार माल्टो जी से ही मिलते हैं, उनसे ही जानते हैं पी पेशा आखिर है क्या। बार बार टर्म जो आ रही है पी पेशा, तो इसके मायने क्या है? जोहार। विक्टर कुमार मल्टो जी, यस। सबसे पहले तो ये बताइए, अपनी आप थोड़ा सा एक इंफॉर्मेटरी दीजिए क्या कि आपका संस्था क्या है, आप क्या करते हैं? हमारा संस्था का नाम है आदिवासी बुद्धिजीवी मंच। आदिवासी बुद्धिजीवी। ये रजिस्टर्ड संस्था है हाँ। और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत हम्म, जितने भी आरक्षण के प्रावधान है हम्म, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए, हम्म, इसको लागू कराने के लिए ये संघर्ष करता रहा है। हम्म, और विशेषकर हम्म, अनुसूचित क्षेत्र और संसदीय अधिनियम हम्म, पी पेशा हम्म, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत हम्म, एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कराने हेतु संघर्षशील रहा है। आपने कहा कि सियासत गर्म है, हम्म, समाज में एक गर्माहट आई है इस ठंडक में भी। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश आया है, परम आदेश, कि झारखंड सरकार 2 महीने के अंदर संसदीय अधिनियम 1996 के प्रावधानों को लागू करे, हम लोग को बहुत ठंडक का एहसास हुआ है। अच्छा अच्छा। क्योंकि सियासत गर्म है, आप लोग को ठंडक का एहसास हो रहा है? दिमागी ठंडक है। अच्छा अच्छा अच्छा। 24 सालों तक लगातार न्यायपालिका में हम लोगों ने लड़ा है। आप ये बात अनुमान लगा सकते हैं कि न्यायपालिका में हम बुद्धिजीवियों का कितना भरोसा और कितना सम्मान है। पी पेशा द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, यह पंचायत राज का विस्तार नहीं है, यह पंचायतों के 23 प्रावधानों का विस्तार है, जिसमें हमारी रूढ़िवादी व्यवस्था, परंपरागत शासन व्यवस्था, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, विल्किंसन रूल और हमारी तमाम सामाजिक आर्थिक के उद्देश्य की पूर्ति से होती है। राज्य सरकार ने क्या किया कि दी प्रोविजंस को हटा दिया, उसके बाद 1996 ईस्वी को भी हटा दिया। अब इसे पेशा बोल रही है और हम पर जबरदस्ती पंचायत राज व्यवस्था को थोपना चाह रही है। माननीय कोर्ट ने कहा आप पी पेशा एक्ट 1996 के प्रावधानों को लागू करो। मैंडेमस के तहत 2 महीने का आदेश दिया था। दुख की बात है, आदिवासियों की सरकार है, लोगों ने संविधान दिखा दिखा करके वोट मांगा है। वोट दो नहीं तो संविधान बदल दिए जाएंगे। आज क्या स्थिति है हमारी? हमारी सरकार में हमें न्यायपालिका में जाना पड़ रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में पी पेशा का तो लागू नहीं ही हुआ। दुख की बात है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए टीएससी का भी गठन नहीं हुआ। लगभग 5 साल से ऊपर हो गए सरकार का ना। तो जो आदिवासी सरकार जनजाति सलाहकार परिषद का गठन ठीक से नहीं कर पा रही है, संसदीय अधिनियम 1996 को समझना तो बहुत दूर की बात है। आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि माननीय झारखंड हाईकोर्ट न्यायालय के माननीय झारखंड हाईकोर्ट के परमादेश को सम्मान देते हुए अविलंब पी पेशा के अधिनियम 3, पी पेशा अधिनियम 1996 की धारा 3, धारा 4, धारा 4D, धारा 4M और धारा 4O के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर संविधान के 6ठी अनुसूची के पैटर्न पर स्वशासी जिला परिषद अथवा पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था, ये आदिवासी पंचायत है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आदिवासी पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था के तहत स्वशासी जिला परिषद की स्थापना करें और निचले स्तर पर आदिवासी परंपरागत ग्राम सभा की स्थापना करें, कुल 7 शक्तियों के साथ। पेशा कहने से इंटायर 23 प्रोविजंस का बोध होता है। अगर आप पेशा कहेंगे तो पंचायत राज का बोध कराने में सरकार सफल होना चाहती है।
जिसका हमारा पुरजोर संवैधानिक विरोध हो रहा है। जेपीआरए का विरोध क्यों कर रहे हैं? जेपीआरए का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, सरकार जेपीआरए थोपना चाहती है जो समान क्षेत्र का विरोध तो कर रहे हैं ना। मैं विरोध क्यों करूंगा? सरकार जो है जेपीआरए के तहत ही पेशा कानून लाना चाहती है। सरकार जाने क्यों लाना चाहती है? हम तो माननीय कोर्ट का आदेश देंगे। मैं एक बात बताता हूँ, देश के दूसरे राज्यों में भी तो पेशा कानून लागू किया गया, वहां भी नोडल एजेंसी पंचायती राज ही था। आपके माध्यम से केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय से हमारा सवाल है, उन्होंने 15 जुलाई 2023 को सभी 10 अनुसूचित राज्यों के लिए ग्राम सभा को बनाने के लिए जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक करें। 10 राज्यों में ग्राम सभा की स्थापना नहीं हुई है पी पेशा संविधान के अनुरूप, कानून के अनुरूप। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार स्वयं आज कटघरे में खड़ी है। नहीं, मेरा मूल सवाल ये है कि दूसरे राज्य, आप उड़ीसा और झारखंड को छोड़ दें, बाकी राज्यों में जो पेशा कानून लागू हुआ वो तो पंचायती राज विभाग की ओर से ही हुआ, फिर यहाँ विवाद क्यों कर रहे हैं आप लोग? यहाँ विवाद नहीं है, दूसरे राज्य अगर गलत चीज स्वीकार कर लेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? इसका रास्ता तो कोर्ट है ना। तो माननीय कोर्ट ने कहा ना। क्या कहा? माननीय कोर्ट ने कहा ना कि पी पेशा अधिनियम 1996 को लागू करो। पी पेशा कहा था? 1996 का पी पेशा तो था नहीं, वो तो पेशा एक्ट था। तो पूरा 1996 का था ना, देखिए। और आप गौर कीजिएगा, कुछ लोग का कहना है कि ये महज एक्रोनिमस है, एक साथ संक्षेपीकरण किया गया है। माल्टो जी इसी बात को बढ़ा चढ़ा करके तिल का तार बना रहे हैं। देखिए, विचारों के युद्ध में पुस्तकें और दस्तावेज हमारे हथियार हैं। भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुए हैं 24 दिसंबर 1996 को, वो गजट मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। आप टाइटल देख लीजिए, द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन ट्यूशनरी एक्ट 1996 है। तो दी प्रोविजंस ऑफ द पंचायत, 2 पी है ना। इसका मतलब झारखंड में अब 3 तरह के पेशा होंगे। एक तो जेपीआरए जिसके तहत सरकार आगे बढ़ना चाह रही है, एक पेशा एक्ट 1994 जिसके तहत कुछ एक्टिविस्ट मांग कर रहे हैं, एक आपका है पी पेशा। तो 3 फॉर्मेट। 3 नहीं है, इसको हम लोग सही रूप में देखें। मैं क्या कहा, दस्तावेज हमारे हथियार है। मैं आपको गजट दिखा देता हूँ, दी पी पेशा गजट में दिखा देता हूँ। जो पेशा कहते हैं, जो जेपीआरए कहते हैं, वो दिखाएंगे ना कि आपके पास पी पेशा है कि पेशा है। अच्छा, एक बात बताइए, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, आप यदि महेंद्र कुमार कह दें तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक में क्या बदलाव आएगा? आपके पूरे पहचान बदल जाएंगे, आपके आधार कार्ड बदल जाएंगे, पैन कार्ड बदल जाएंगे, आपके पासबुक बदल जाएंगे। क्या कहते हैं देवेंद्र साहब? आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं महेंद्र कुमार से? तो वही रहेगी। नहीं, मेरिट वेट कुछ नहीं, ये सिर्फ आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है सरकार। सुनिए एक बात और, जब शासक वर्ग अपनी सफलता को ना बताकर दूसरों में दोष खोजने लगे तो ये समझ लिए कि सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही है। आपका इशारा किस ओर है, केंद्र सरकार की ओर या? दोनों की ओर हमारा इशारा है। पहले इन लोगों ने दी प्रोविजंस को हटा दिया, उसके बाद 1996 को हटा दिया। क्या माजरा है? पूरा टाइटल लिखने में क्या दिक्कत है आपको? इसका मतलब अबुआ राज की सरकार जिस जन आकांक्षाओं पर सवार होकर आई है, खासकर आदिवासियों को उद्गार के साथ आई है, उसके साथ छल किया जा रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? आज से नहीं, ये लोग पिछले 44 सालों से पार्टी चला रहे हैं ना, अभी तक टीएससी का गठन नहीं कर पाए हैं ठीक से। इसका मतलब क्या है? उनके कर्म भी बता रहे हैं कि वो आदिवासियों के प्रति कितने गंभीर हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिका की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक है। उसके बाद संसद, माननीय संसद ने पी पेशा अधिनियम 1996 बनाया। तो जब आप पी पेशा 1996 का अध्ययन करते हैं, आपको अपने दिमाग में रखना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था भी नहीं हो सकते हैं, नगर पालिका की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। इसका मतलब कि झारखंड में जितने नगर निगम चल रहे हैं, नगर परिषद चल रहे हैं, पंचायत चल रहे हैं, सब अवैध है। अवैध ही नहीं, असंवैधानिक है। मैं वही कहा, माननीय संसद ने आज तक नगर पालिकाओं के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नहीं किया है।
तो फिर केंद्र सरकार जो नगर निगम को, नगर परिषद को, पंचायत को जो फंड उपलब्ध करवा रही है वह भी तो अवैध हुआ। नगर निगम के फंड रोक दिए गए हैं। अच्छा अच्छा, ये यार हाल के तो पंचायत राज के भी फंड रुकेंगे और नगर पालिकाओं को भी हम लोग असंवैधानिक डिक्लेयर कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में रिट चल रहा है, केस चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात और आती है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, इलाका है, वहां बाहरियों की आबादी बढ़ जाती है। बाहरी की आबादी बढ़ती है, शहरीकरण होता है, शहरीकरण पूरे दुनिया में हो रहा है, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। उसके बाद जो वहां के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी आबादी कम जाती है और उस क्षेत्र को नगर निगम में डाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आदिवासियों के हक कुछ छीन लिए जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदिवासियों की आबादी कम नहीं हो रही है, आदिवासियों की इनकी आबादी कम नहीं, परसेंटेज कम हो रहा है। बाहरियों की आबादी बढ़ रही है, आदिवासी आबादी देखिए, जहाँ है वो है। बाहरी लोग आ रहे हैं, इसका आंकड़ा क्या सरकार के पास है? बाहरी आबादी आ करके देखिए, एक चीज और मैं बता दूं आपको, संसदीय अधिनियम 1996 या अनुसूचित क्षेत्र सिर्फ जनजातियों के लिए नहीं है, वहाँ दूसरे समान वर्गों के लिए भी है। संसदीय अधिनियम पीपीएस 1996 उन्हें भी उसी उनके समतुल्य अधिकार मिले हैं। माने एक अनुसूचित हाँ, क्षेत्र में यदि पी पेशा लागू होता है हाँ, तो समान लोगों को वही अधिकार हाँ, होगा जो वहाँ के आदिवासी समुदाय को होगा, ये कहना चाह हाँ, रहे हैं। उनका भी प्रोटेक्शन होगा, उनका भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर होगा। मैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट की बात तो आप पॉलिटिकल लोगों से न पूछोगे। पी पैसा तो लेके आप आ रहे हैं ना, आपका तो धारणा है पी पैसा ये पैसा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए है। उसके जो ग्राम पंचायत के प्रधान होंगे वे कौन होंगे? आदिवासी समुदाय होंगे या गैर आदिवासी जो बाहरी आबादी है वह भी हो सकेगा क्या? इसके लिए प्रोविजन होगा? देखिए, अभी जो स्थिति है, संसदीय अधिनियम 1996 आया, उसके पहले ही हमारे यहाँ पारंपरिक ग्राम व्यवस्था थी, स्वशासन व्यवस्था थी, वो उसी जगह रहेंगे। उनके पास यहाँ जो जनजाति, ओबीसी, एससी या जो संवर वर्ग लोग हैं, सभी के द्वारा मिलकर के स्वशासी जिला परिषद बनेंगे और निचले स्तर पर ग्राम सभा बनेंगे। अलग अलग जनजाति लोग अपना अपना नाम से ग्राम सभा बनाएंगे, तब अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित समझे जाएंगे। अभी ना ही नौकरी है, ना ही जमीन की सुरक्षा है। आज क्या रांची शहर के हर घर में आदिवासी बच्चियां दाई नौकरानी होगी। झारखंड की गरीबी कितना है मालूम है? 42% गरीबी है यहाँ। जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, राज्य जो है कि दिनों दिन ऋणग्रस्त होता जा रहा है। हमारे ट्राइबल सप्लान के पैसे डाइवर्ट हो रहे हैं, डीएमएफटी के पैसे डाइवर्ट हो रहे हैं। गरीब आदिवासियों को डीएमएफटी का पैसे से यहाँ मूर्ति बन रहे हैं, पार्क बन रहे हैं। आपने एक ठीक सवाल खड़ा किया है। दावा किया जा रहा है कि डीएमटी जो फंड है, माइनिंग फंड जो है और ट्राइबल जो फंड है, इसके इस्तेमाल से झारखंड में प्रेस क्लब की स्थापना, दावे मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कितनी सच्चाई है। इस तरह के दूसरे दूसरे दावे भी किए जा रहे हैं कि सड़क बन रहा है, रोड बन रहा है, दूसरे पार्क बन रहे हैं। तो क्या यह एक घपला नहीं है? घपला शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। अनियमितता है। देखिए, हाँ, डीएमएफटी का फंड कैसे खर्च होगा, इसके लिए डीएमएफटी रूल्स बनाई गई है। उसमें पी पेशा की जो ग्राम सभा है, परंपरागत ग्राम सभा, उनके नियंत्रण में पैसे खर्च होंगे, क्योंकि पी पेशा ग्राम सभा नहीं बना है। ये लोग तो पंचायत राज और फॉरेस्ट राइट एक्ट का ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्र में ले आए ना। अच्छा, परेशानी यही है, तीनों जगह ग्राम सभा है, लेकिन ग्राम सभा जो संसदीय अधिनियम के साथ जो ग्राम सभा चलेगा उससे नहीं दे करके वैसे दो ग्राम सभा को यहाँ दे दिए हैं जो राज्य सरकार के कानून से चलेंगे। माने एक तो फॉरेस्ट एक्ट का ग्राम सभा हुआ, वो राज्य सरकार कानून से चलते हैं, और दूसरा ग्राम सभा हुआ पंचायत राज वाला 243A। हाँ। तो दोनों तो पी पेशा का या पेशा एक्ट का कोई ग्राम सभा है ही नहीं। और जब ग्राम सभा नहीं है तो उस पैसे को डाइवर्ट किया जा रहा है पार्क में, मंदिर में और दूसरे सड़क निर्माण में। सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। तो वो तो जो माइनिंग अफेक्टेड पीपुल है, अफेक्टेड एरिया है,
वहां ना खर्च करना है, तो सरकार जीएसपीएल में पैसे दे रही ये है। एक चीज बताइए, आप तो लंबे समय से इस मामले को देख रहे हैं, आप कानूनी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, तो क्या आपने इसकी लड़ाई लड़ी कि ये जो माइनिंग फंड का पैसा है, ये जो ट्राइबल फंड का पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल पार्क बनाने के लिए कैसे हो रहा है, उससे दूसरे दूसरे कार्य कैसे हो रहे हैं, क्या इसके लिए? ये जो स्थिति है ना, डीएमएफटी के जितने जिला जिला फंड है, वहाँ वेबसाइट में तमाम चीजें दी गई है, आप भी वहां जाकर सर्च कर सकते हो। अभी सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये हुई है कि माननीय न्यायालय ने अधिनियम 1996 के आलोक में नियमावली बनाने का कहा, और उस आदेश के 12 नंबर पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि जब संसदीय अधिनियम 1996 बना, उसमें यह बिहार नहीं बटा था, और 24 दिसंबर 1996 के बाद जब झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, उस समय पंचायती राज अधिनियम 2001 ले आया गया। इसलिए पंचायती राज अधिनियम 2001 को संसदीय अधिनियम 1996 का कॉन्सोनेंस नहीं माना जा सकता है। राज्य सरकार का ध्यान इसी 12 बिंदु पर 12वें पॉइंट पर मैं आकृष्ट करना चाहूंगा, विशेषकर सरकार का, विशेषकर पंचायत। आज आप लोग की एक विशेष सभा है, तो आज तो इस मुद्दे पर डिस्कशन होगी, आप अपना पक्ष रखेंगे? ये मैं यहाँ आमंत्रित हूँ, तो आमंत्रित है इसलिए कि और मैं व्यक्तिगत रूप में आमंत्रित हूँ। अच्छा अच्छा, आदिवासी बुद्धि मंच आमंत्रित नहीं है। पर्सनल कैपेसिटी से आमंत्रित? हाँ, और हमें फोन पर सूचना नहीं दी गई है, बस एक नाम हमारा दे दिया गया, पी पेशाजनक विक्टर माल्टो, क्योंकि नाम तो वायरल हो गया। अब मैं नहीं आऊंगा तो कहेंगे कि वो अपना पक्ष रखने नहीं है, नहीं आया, इसलिए मैं आया। इसलिए आप यहाँ आए हैं अपना पक्ष रखने के लिए। हमारा यह मंच नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, यदि ये लोग आपका पक्ष नहीं मानते हैं या कहते हैं, जैसा कि हम जो दूसरे लोगों से मेरी बात हो रही है, उनका कहना है कि विक्टर दादा एक ही बात की बात कर रहे हैं, तो एक्रोनिमस है, इससे क्या होना है, नाम कुछ भी हो। उनको बोलने दीजिए, आखिर 3 बार बिना नियमावली के पंचायत राज चुनाव हुए ना अनुसूचित क्षेत्र में, 2 बार नगर निगम नगर पालिका चुनाव हुए ना बिना नियमावली के। तो आप तो मानते हैं कि सारा अवैध है, असंवैधानिक है? मामला न्यायपालिका में है। पंचायत राज को खत्म करने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर लाया ना, 24 साल लड़ा, नगर पालिका भी खत्म होगा, न्यायपालिका पूरा भी। इसका मतलब कि विक्टर कुमार जो है वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार है? तैयार है। हम लोग तो 1784 में जब जबरा पहाड़ी और तिलका मांझी ने अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को तीर मारा था, लॉर्ड अगस्टस क्लीवलैंड को, जमीन बचाने के लिए, दूसरों की शासन व्यवस्था हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आदिवासी समाज इस मुद्दे पर कई एक धड़ों में बटा हुआ है? एक तरफ मुंडा के लेगेसी के मानने वाले, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा, बिरसा मुंडा के लेगेसी के मानने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी उनकी एक अपनी विचारधारा है। एक तरफ जबरन पहाड़िया, जिसकी विचारधारा को आप मान रहे हैं, वो एक अलग सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आदिवासी समाज में एकरूपता क्यों नहीं है भाई? एकरूपता है, आपको जानकारी मैं दे दूं, ये जो 13 शेड्यूल जिला है ना, सभी जिले के मानकी मुंडा और विलेज हेडमैन से हमारी बात हुई, हम लोगों ने सभी प्रस्ताव पारित करके यह प्रस्ताव पारित कर लिया है। अच्छा। कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए संसदीय अधिनियम 1996 की धारा 3, 4, 4D, 4M, 4O के तहत स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा की स्थापना की जाए। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में 6ठी अनुसूची के धाराओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं? है। एक बार बना था झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, याद है ना? हाँ। उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठा? अच्छा, उठनी चाहिए ना। जो लोग आज कहते हैं कि 6ठी अनुसूची का पैटर्न माल्टो साहब गलत कर रहे हैं, वो 1998 का गजट क्यों देख रहे हैं, और क्यों उस समय वो शामिल हुए? अच्छा, 6ठी अनुसूची का जो प्रोविजन है, पैटर्न है, तो उसको लागू करने से यहाँ क्या, एक यहाँ के आदिवासी समाज को उससे क्या मिलेगा, ये बताइए। ब्यूरोक्रेट्स इनके अधीन काम करेंगे, उसको डिफाइन कर दीजिए। देखिए, जैसे स्वशासी जिला परिषद बनेंगे ना, तो डीसी महोदय को प्रोजेक्ट बिल्डिंग से कंट्रोल नहीं होना होगा। अच्छा, वो स्वशासी जिला परिषद से कंट्रोल होंगे। तो जिस तरह ऑटोनोमस हिल काउंसिल वगैरह के जो वहाँ उसी तर्ज पर नाम दूसरा रहेगा।
झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल थे काउंसिल, ना, हाँ, 18 जिले मिला करके, हाँ, हाँ, तो ये जो 13 पूर्ण जिले हाँ, और 3 आंशिक जिले जो हैं, हम्म, वहाँ स्वशासी जिला परिषद, आदिवासी ग्राम सभा बनाए जाएंगे, हम्म। जिनके पास 7 शक्तियां होंगी, और यही तो स्वशासी 7 जिला शक्तियां परिषद क्या होगी जरा थोड़ा इस होगा, और यही स्वशासी जिला परिषद नगर पालिका, नगर निगम का भी कार्य को देखेगा। अच्छा, इसलिए माननीय संसद ने नगर पालिकाओं के प्रावधान को अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नहीं किया है। अच्छा, स्पष्ट हो गया? हाँ, वो तो बैलेंस हो गया ना? हम्म। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। वो 7 क्या प्रोविजन हाँ, होगा? देखिए, ये शक्ति दी गई है। हम्म, 4M में आदेश है, हम्म, संसदीय अधिनियम 1996 के धारा 4M में आदेश है हम्म, कि जब भी राज्य पंचायतों की स्थापना करेगा, माने आदिवासी पंचायत, ये पंचायत राज नहीं है, ये दो आदिवा- दो तरह की पंचायत, एक तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, उसमें रोक है, हाँ, दूसरा आदिवासी पंचायत, 6 आदिवासी, शेड्यूल पैटर्न का पंचायत है। हाँ, जब भी पंचायतों के प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापना करेगी, तो पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल, माने स्वशासी जिला परिषद एंड द ग्राम सभा, इनको 7 शक्तियों से सुसज्जित करेगी। वो 7 शक्तियां क्या होगी? पहला शक्ति है कानून बनाने की शक्तियां हैं ये, ऑटोनोमस काउंसिल के पास आ गया। हाँ, और निचले स्तर पर ग्राम सभा, निचले से परंपरागत ग्राम सभा, कहीं संथाल ग्राम सभा होगा, हाँ, जो कहीं वो ग्राम ट्रेडिशनल सभा, ग्राम सभा है, हाँ, नामांकन कुछ भी हो सकता कुछ है। भी होगी। पहला है कि उस क्षेत्र में जो भी नशाबंदी का नसबंदी का सॉरी नशाबंदी का नशाबंदी का जो भी क्रय विक्रय होगा, वो उसको नियंत्रण करने का, ऑटोनोमस काउंसिल के पास हाँ, उसके पास शक्ति रहे कि वो कानून बनाएगा नशाबंदी को रोकने के लिए। दूसरा है कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वन उत्पादन, उसमें ग्राम सभा का मालिकाना हक होगा। मालिकाना हक होगा। दूसरा हो तो गया, जब मालिक है, तो ये फॉरेस्ट एक्ट 2006 के साथ कैसे पट्टा बांट रहा है? वो तो मालिक है वहां का, मालिक है। चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, तो तो फिर मालिक जो है। ऑटोनोमस काउंसिल होगा वही पट्टा बांटेगा। बस अपने उसका तो वो तो अलॉट ही कर देगा उसको। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जमीन हस्तांतरण होने से रोकेगा वो, और जो हो चुका है उसके बारे में क्या प्रोविजन होगा? वापस दिलाने के लिए नियम बनाएगा। नियम बनाएगा। चौथा, चौथा है जो भी हाट बाजार है, उस पर उसका नियंत्रण होगा। हाँ, राजस्व की उगाही वहां से, हाँ, वहां से होगी। पांचवा है जो भी सूद देने वाली संस्थाएं हैं, उस पर ये नियंत्रण तो करेगा। बैंक भी चला गया उसके दिन। चला गया, यहाँ तो लोन नहीं मिलता है ना, सीडी रेशियो बहुत कम है झारखंड में, बहुत कम है। हमारे युवक बेरोजगार हो रहे हैं, ऑटो नहीं खरीद पा रहे हैं, छोटे दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। हाँ, सीडीएस रेस काफी कम है। एक्चुअली डाटा मेरे पास नहीं है, पर काफी कम है। काफी कम है, काफी कम है। हमको लगता है कि वो करीब 30% के आसपास होगा, या 30% में नहीं है। नहीं, हमें लग रहा है 26 से 27। हाँ, अराउंड, ठीक है। छठा है जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उस पर वो निगरानी करेगा। अभी बहुत सारे एनजीओ वगैरह है, चिट फंड कंपनियां हैं, या स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, उस पर वो निगरानी कैसे करे वो। सातवां है जो भी स्थानीय योजनाएं बनाई जाएगी, उसकी प्लानिंग वहाँ ऑटोनोमस काउंसिल में होगा। हाँ, और जो ट्रैवल प्लान है उन पर उनका नियंत्रण होगा। अब एक चीज बताइए, आपने सातों चीज बेहतर बताया हमें। झारखंड में मौजूदा हालात में 80-81 में 28 जो विधायक हैं वो आदिवासी समुदाय, एक आध ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ लोग गैर आदिवासी क्षेत्रों से भी निर्वाचित होकर आए हैं, जैसे बाबूलाल मरांडी जी हो गए, है ना, कल्पना सोरेन जी हो गई। तो हम समझते हैं 30-32 संख्या है आदिवासी समुदाय, 32 के आसपास 30 है ना। 81 में 30 आदिवासी समुदाय के विधायक हैं। ये जो एक 30 विधायक हैं, क्या अपने अधिकारों को ऑटोनोमस काउंसिल में देने के लिए तैयार होंगे? जिसकी लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं तो देना चाहेंगे? एक विधायक चाहेगा सब कुछ मेरे हाथ में रहे, वो क्यों चाहेगा ऑटोनोमस काउंसिल के हाथ में चला जाए? वो तो विधायक जी ही बता सकते हैं, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है ना, संसद ने दिया, हम तो लेंगे, हमें मिलना चाहिए ना। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी तो जो लंबी लड़ाई होगी, हमें नहीं लगता कि जो आदिवासी विधायक हैं यहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि है आदिवासी समुदाय का, वे आपके साथ तो खड़े होने की स्थिति में नजर नहीं आते मुझे। आपको क्या लगता है?
आखिर 3 विधायक सदन के अंदर बोले ना, बोले हैं मिस्टर लोबिन, आदरणीय लोबिन बाबू, तो बाहर हो गए ना। आदरणीय दीपक बिरवा जी, हाँ। हमारे समाज की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की जी ने कहा ना, ये लोग ऑटोनोमस काउंसिल के मांग को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा तो बोले हैं। ऐसा बोले माननीय दीपक बिरवा जी तो विधानसभा में रिपोर्ट रख दिए हैं 16 मार्च 2016 को कि पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों को निरस्त करते हुए पी पेशा की धारा 4O और 4M के तहत स्वशासी जिला परिषद आदिवासी ग्राम सभा, दीपक बिरवा जी का यस, और शिल्पा नेहा तिर्की हाँ, का। उन्होंने विधानसभा की आवाज उठाई, लोबिन जी भी आवाज उठाए, यही तो 3 आवाज उठाए। लोबिन जी तो मौजूदा समय में विधानसभा में नहीं है। ऐसा नहीं बोला, नहीं, हम पार्टी को नहीं समर्थन करते हैं, व्यक्ति को समर्थन। नहीं, मैं मौजूदा विधायकों की बात कर रहा हूँ। हाँ। उसमें कह रहा हूँ, तो उसमें कह रहा हूँ कि 2 विधायक आपके समर्थन में हैं। संविधान के समर्थन में, हमारे समर्थन में नहीं। नहीं, आपकी मांग के समर्थन में है, संविधान के समर्थन में। ठीक है, आपको माननीय न्यायालय के आदेश के समर्थन में है, संविधान के समर्थन में। अच्छा, ठीक है। तो अब आपके सामने जो मेन चुनौती होगी, इस संख्या को बढ़ाने की होगी। देखिए, संख्या बढ़ेगी। अच्छा, ये लंबी लड़ाई है। ये आदिवासी मूलवासियों की लड़ाई है। माननीय न्यायपालिका जब कह दिया कि 2 महीने में लागू करो, तो लागू किए जाने चाहिए। ये आंदोलनकारियों की धरती है, और जब बुद्धिजीवी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार को हमारे आंदोलन को सम्मान देना चाहिए। मैं जहां तक समझा हूं कि 6ठी अनुसूची के क्षेत्र में ही नागा हिल काउंसिल और भी कई काउंसिल है, उसी के तर्ज पर आप एक ऑटोनोमस काउंसिल की मांग चाहते हैं। आप उसमें पहले क्यों जाते हैं? 1998 का झारखंड एरिया ऑटोनोमस, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल था। आप निकट को जाइए ना, निकट में जाइए, कोई चीज देखिए। क्योंकि देखिए, मीडिया लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ होता है, और यहाँ तक जो बात आई है, ये मीडिया ही इसको हाईलाइट किया है। भले ही मीडिया इसको गर्माहट प्रदान करे, इससे तो हमको ठंडक महसूस हो रही है आज कि जिस चीजों को मीडिया तो अपने दायित्व पर निर्वाह कर रहा है, आके को खोजते हुए मल्टो के पास आता है ना भाई। आपकी आवाज कितनी जायज, कितनी वैध, कितनी, वो अलग मुद्दा है, पर आपकी आवाज तो मीडिया आपके पहुंचा रहा है ना, जा रहा। और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यही खूबसूरती है। तो हमारे साथ थे मल्टो जी, जो करीबन 2 दशकों से पी पेशा को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं यदि पी पेशा नहीं मिला यहाँ के आदिवासी समाज को, तो यह लड़ाई, आदिवासी मूलवासी समाज को, तो यह लड़ाई जो है लंबी चलेगी।